अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलाम अब्बास शाह और आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं दो तीन अहम इश्यूज हैं। एक तो भारत का एक नया मंसूबा, जैसे कि अखंड भारत की बात होती थी, अब उसका एक खुलासा हुआ है और यह कहा गया है कि श्रीलंका और नेपाल में बीजेपी की सरकारें बनेंगी। वो किस तरीके से बनेगी, अमित शाह का ये जो प्लान है ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। और साथ आज भारत में जो मकबूजा कश्मीर है वहां पर भारत की तरफ से कुछ डिप्लोमेट्स को, जो कि यूरोपीय यूनियन के डिप्लोमेट्स हैं, उनको ले जाया गया है। ये क्या माजरा है ये भी समझेंगे और भारत के इंटरनल मामला की आखिर क्या वजह है कि जर्नलिस्ट हों, पढ़े लिखे लोग हों, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हों, क्लाइमेट चेंज की बात करने वाले लोग हों, किसान हो, मजदूर हो, ये सब अरेस्ट हो रहे हैं। ये क्या वजह है कि जब ये सब अरेस्ट होना शुरू हो गए और सारी गवर्नमेंट जो है वो इनका फोकस अब सारे इन्हीं लोगों पर है। तो ये सारे मामलों पे बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं आपकी जानी मानी शख्सियत, आप जिनको बड़े बखूबी जानते हैं। भारत का बड़ा सीनियर नाम है सहाफत का और पाकिस्तान के अक्सर टीवी चैनल्स पे आप उनको देखते रहते हैं और उनका अपना यूट्यूब चैनल जो है उस पे भी आप उनको देखते रहते हैं। तो वो हमारे साथ मौजूद है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहले नमस्कार, थैंक यू। अच्छा रोहित, वो एक बात डिबेट शुरू करने से पहले मेरे जहन में आ गई कि सिद्धू जब पाकिस्तान में आए तो इमरान खान वो करतारपुर में, तो वहां पे जो स्टेट सेक्रेटरी थे वो सेनेटर फैसल जावेद थे। तो उन्होंने कहा कि सिद्धू इतने पॉपुलर हो गए हैं पाकिस्तान में कि अगर वो यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं तो वो जीत जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर जर्नलिस्टों के इलेक्शंस हो, प्रेस क्लब्स के इलेक्शंस हो, तो आप भी यहाँ से अपने फॉर्म भर दें तो मेरा ख्याल है कि आपको भी अच्छी खासी सपोर्ट मिल सकती है, क्योंकि लोग तो यहाँ पे आपको भी जानना शुरू हो गए। चलिए, थैंक्स अ लॉट। ये आप लोगों की मेहरबानी है, वरना मैं कहाँ इस काबिल था। अच्छा रोहित भाई, मुझे ये सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपके चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि उनकी अमित शाह से बात हुई है और ये प्लान है कि श्रीलंका और नेपाल में बीजेपी की सरकारें बनेंगी। ये किस तरीके से होगा? क्या वो अखंड भारत का जो नारा लगाया जाता था अब उसकी तरफ कोई प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है अमित शाह ने? देखो, कहा जाता था पहले कि पेप्सी एंड प्रमोद महाजन ये अपना फॉर्मूला डिस्क्लोज नहीं करते। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि पेप्सी एंड अमित शाह दोनों अपना फॉर्मूला डिस्क्लोज नहीं करते। जहां तक बात के नेपाल में और श्रीलंका में कैसे बनेगी, तो वो फॉर्मूला किस आदमी को, किस चीफ मिनिस्टर को डिस्क्लोज हुआ, वो चीफ मिनिस्टर अगर पब्लिक में आके बोल रहे हैं तो ये फॉर्मूला भी उन्हें ही बताना चाहिए था कि भाई पहले तो वो बीजेपी के लोगों को नेशनैलिटी कैसे दिलाएंगे इन दो कंट्रीज की, और नेशनैलिटी दिला दी तो फिर इलेक्शन कैसे लड़वाएंगे, इलेक्शन लड़ भी गया तो जितवाएंगे कैसे, क्योंकि बहुत सारे तो नेपाल के लोग भी इलेक्शन लड़ रहे हैं ना जो हार जाते हैं। तो बीजेपी का आदमी वहां जाके नेशनैलिटी लेके फिर उसके बाद इलेक्शन लड़े फिर जीते, तो ये फॉर्मूला मुझे तो समझ में आया नहीं। अब ये बिप्लब देव जो हमारे त्रिपुरा के सीएम हैं, यंग हैं, डायनामिक हैं, ऑफ कोर्स हार्ड वर्किंग हैं, और उनकी उनकी काफी तारीफ की जाती है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, और अभी हाल मोर रिसेंटली, और बोला जाता है कि बहुत ही ईमानदार हैं, क्योंकि उनके पास वो तो उनकी वाइफ टीचर हैं, तो ये सारी चीजें मैं मानता हूँ। लेकिन उनकी ये लैंग्वेज और उनका ये जो वो बोस्टिंग का तरीका था, या उनका ये जो बयान देने का तरीका था, ये बात मुझे समझ में आई नहीं कि आप कोई कंट्री ऐसे कैसे बोल सकता है कि हम दूसरे कंट्री में गवर्नमेंट बनाएंगे। अब कंट्री तो ने बोला नहीं है, इनफैक्ट कोई एक पार्टी भी कैसे बोल सकती है कि हम दूसरे कंट्री में जाके गवर्नमेंट बनाएंगे। ये जो चांसेस, ये जो उन्होंने बोला है बिप्लब देव साहब ने, वो जानते होंगे भाई, यंग डायनामिक लीडर है कंट्री के। कंट्री के हैं रोहित, यहाँ पे इनके स्टेटमेंट के बाद एक चीज हुई है कि रिएक्शन आया है, जैसा कि रिएक्शन आना भी था। अगर भारत के मामले पे कोई बात होती है तो भारत ये कहता है कि इनका इंटरनल मामला है भारत का, तो आप यहाँ पे कैसे आ गए। तो अब भारत के अंदर से जब ये बात उठी तो यही इसी तरह का रिएक्शन नेपाल की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी आया। तो ये रिएक्शन जो है, ये तो आप उसको अब जेन्युइन समझते हैं ना, कि अगर वो एतराज जताते हैं कि भाई ये तो हमारी अपनी पॉलिटिक्स है, ये तो हमारा, हम इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, हम कोई भारत की कोई अलग से स्टेट नहीं है या उनकी कॉलोनी नहीं है कि जहां पे बीजेपी आए और सरकार बना दे। तो ये उनका रिएक्शन
वैलिड है? आपको लगता है कि जिस तरीके से भारत ये जवाब देता है कि उनके इंटरनल मामला तो ने भी बिल्कुल ठीक किया? देखिए ये मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनल मामलात की बात अलग है। इंटरनल मामलात में उसमें वो बात तो सही बोल रहे हैं ओली साहब, लेकिन ऐसा पहले नहीं हुआ है क्या कि एक पार्टी की गवर्नमेंट एक कंट्री में है और वो दूसरे में आ गई? ऐसा पहले नहीं हुआ है कहीं पे दुनिया में, तो मैं ये नहीं मानना चाहूंगा। सोशलिस्ट पार्टी है, उसकी गवर्नमेंट कई कंट्रीज में थी और कई कंट्रीज के साथ साथ आज भी फ्रांस में भी आती रहती है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। हालांकि बीजेपी कोई सोशलिस्ट नहीं है, बीजेपी कोई आइडियोलॉजी अपनी उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है, बीजेपी को सोशलिस्ट नहीं है। और अगर ये बोल रहे हैं तो जरूर ये जरूर है कि उनको बुरा, नेपाल को बुरा लगना लाजमी था। बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं है वहां पे नेपाल में और श्रीलंका में, और ऐसा कोई चांस दिखता भी नहीं है, अभी तो नहीं दिखता अच्छा, है वहां पे जाके अच्छा रोहित, एक सवाल यहाँ पे उठता है। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई चांस दिखता नहीं, आपको नहीं लगता कि एक चीफ मिनिस्टर है, स्टेट के चीफ मिनिस्टर है, कोई छोटा मोटा बंदा होता तो एक अलग बात थी। अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है तो ऐसी बात हुई होगी अमित शाह की तरफ से, जो आपके मिनिस्टर हैं, किसी ना किसी और एंगल में हुई होगी। ये तो अलग बात है, ये भी डिसाइड करना अलग बात है कि वो मजाक में कह रहे होंगे या सीरियस में कोई बाकी प्लान होगा। तो आपको लगता है कि कोई ना कोई बात जरूरी हुई होगी कि इन्होंने इतने बड़े मंच पे खड़े होकर एक चीफ मिनिस्टर ये सारी बात कह देता है? देखिए ये चीजें कि अमित शाह बीजेपी के प्रेसिडेंट नहीं है। अब अमित शाह कंट्री के होम मिनिस्टर हैं, और एक होम मिनिस्टर जो होता है वो जो बोलता है वो एक कंट्री का स्टेटमेंट होता है। या तो वो होम मिनिस्टर के पोस्ट से रिजाइन करे तब वो पर्सनल स्टेटमेंट दे सकता है, अदरवाइज वो ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है। और मुझे नहीं लगता कि अमित शाह ऐसी बात बोल सकते हैं, क्योंकि ही इज नंबर 2। होम मिनिस्टर जब भी कभी होता है ही इज नंबर 2 इन द कैबिनेट। जब भी कभी प्राइम मिनिस्टर बाहर हैं कंट्री से तो होम मिनिस्टर ही सारी कैबिनेट मीटिंग्स को लेते हैं। तो ऐसी कोई चीज हो मुझे लगता नहीं है होम मिनिस्टर ने बोली होगी। होम मिनिस्टर पर्सनल टॉक में भी मजाक में बोला हो, दूसरी बात है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है मजाक। तो अब दोनों दोस्त रहे होंगे, बीजेपी के पुराने वर्कर्स हैं दोनों। तो उस समय कोई पर्सनल मीटिंग में कहीं खाना वाना खाते हुए का मजाक की हुई हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। लेकिन होम मिनिस्टर से होम मिनिस्टर की तरफ से हमने ऐसा अब तक 6 साल हो गए, सॉरी 2 साल हो गए इस होम मिनिस्टर को, हमने अब तक ऐसा कोई लूज स्टेटमेंट देखा नहीं है। और इससे पहले वो ही वाज द बीजेपी चीफ, हमने कोई लूज स्टेटमेंट उस समय भी नहीं देखा था। अमित शाह साहब के जितने भी स्टेटमेंट होते हैं। यही वजह थी कि इसीलिए तो इसको डिस्कस किया जा रहा है कि अगर ये उन्हीं का स्टेटमेंट है तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी, जिसके ऊपर एक, जैसा कि आपने बताया, सोशलिस्ट पार्टी, वो एक अलग नजरियात की, एक अलग सोच की हामिल थी। बीजेपी के ऊपर कट्टरबंदियों का इल्जाम लगता है, आरएसएस के नजरिए का इल्जाम लगता है, बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो वो अगर अमित शाह ये कहते हैं तो ये सवाल तो उठता है। अच्छा रोहित, मैं अब आता हूँ, भारत के इंटरनल इश्यूज काफी बढ़ते जा रहे हैं। वहां पर पढ़े लिखे लोग अरेस्ट हो रहे हैं, वहां पर मीडिया के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, वहां पर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अरेस्ट हो रहे हैं। दिशा रावी अरेस्ट हुई, 21 साल की थी, उनको वकील भी नहीं प्रोवाइड किया और कोर्ट ने उनको 5 दिन के लिए भेज दिया पुलिस कस्टडी में। तो ये सारे मामला हो रहे हैं जिसके ऊपर अब दुनिया में बात हो रही है। एक वीडियो में दिखाता हूं, मुझे इसका जवाब चाहिए कि ये वाकई सच्ची है, ये झूठी है। ये रवीश कुमार है और ये कुछ क्लेम कर रहे हैं, ये देखिएगा और सुनिएगा। मैं सुन तो नहीं पा रहा हूँ वो क्या बोल रहे हैं। अच्छा, अच्छा, मैं यही दिखाना चाह रहा था आपको कि ये कह रहे हैं कि मीडिया का गोदीकरण हो चुका है और जो बची कुची जगह थी वहां पर भी अभी यही हो रहा है। अब ये रवीश कुमार कह रहे हैं कि वाकई ऐसा है कि भारत में मीडिया जो कंट्रोल्ड हो चुका है मुकम्मल, और नरेंद्र मोदी के कहने पे ही चलता है, उनके आईटी सेल से ही चलता है, उससे बाहर कुछ नहीं चलता। देखिए जो आपने बोला कि एक्टिविस्ट अरेस्ट हो रहे हैं, जर्नलिस्ट अरेस्ट हो रहे हैं, तो आपको बताऊं कि दो ही, एक अरेस्ट हुई है दिशा रवि और एक और के खिलाफ केस दर्ज है, वो अभी मिल नहीं रही है। ठीक है, क्यों है? वो अनरेस्ट फैलाने के लिए वो एक टूल किट है ग्रेटा की,
उस टूल किट के चक्कर में, ठीक है, वो टूल किट को वो आदमी मान रहा है कि ये टूल किट मैं जानता हूं, वो लेडी मान रही है कि टूल किट मैं जानती हूं, मैंने बनाई नहीं है, और ऐसा कि उनको लॉयर नहीं प्रोवाइड हुआ, तो उनके पास लॉयर है जो कि आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है कोर्ट में, ठीक है। नहीं नहीं जहां नहीं, तक जिस समय पेश किया गया, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जिस समय उनको पेश किया गया था गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में, उस समय उनका लॉयर नहीं था, और उसके बाद उनको फौरी तौर पर 5 दिन की कस्टडी, अब तो लॉयर मिल गया है, लेकिन वो क्या कोर्ट को उस समय लॉयर का इंतजार करना चाहिए था कि उनकी भी बात सुनी जाती? लॉयर करना, लॉयर करना, अगर पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया तो मेरा काम है लॉयर अरेंज करना, वो वो गवर्नमेंट का काम नहीं है। अगर मैं लॉयर अरेंज नहीं कर रहा हूं, उनकी पुलिस को पता है, मीडिया को पता है अरेस्ट हुए हैं, उसकी फैमिली वालों को पता है अरेस्ट हुई है लड़की, दोस्तों को पता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़ी हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को पता है, कोई एक तो लॉयर लेके पहुंच सकता था, उनके पास लॉयर नहीं होगा उस समय, या उनका लॉयर अवेलेबल नहीं होगा। अब जहां तक ये होता है कि जिस किसी भी आदमी को आप डिटेंशन में लेते हैं, इंडिया का रूल ये बोलता है, इंडिया का कानून ये बोलता है, इंडिया का आईन ये बोलता है कि आपको 24 घंटे तक आप रख सकते हैं, 24 घंटे के बाद आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना ही है। और कोर्ट में ठीक जब है, आप प्रोड्यूस सेम है, करते हैं तो ये कोर्ट पाकिस्तान में की भी सेम है। सेम है ना। अब कोर्ट में जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो उसके बाद आप डिपेंड करता है जज पे कि वो आपको कस्टडी देते हैं या नहीं देते, और देते हैं तो पुलिस कस्टडी देते हैं या जुडिशियल कस्टडी देते हैं। तो ये सिर्फ वो पेशी थी, और उसके बाद से तब से वो उनके लॉयर वहां पे वो काम कर रहे हैं। अब जहां तक इन साहब ने बोला कि रवीश कुमार जी ने कि मीडिया का मोदीकरण हो चुका, तो यार ये उनकी पर्सनल ओपिनियन है। रवीश कुमार से मैं ही नहीं, बहुत सारे जर्नलिस्ट इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अब क्या है कि रवीश कुमार जिस आइडियोलॉजी के फेवर में बोलते हैं, उस आइडियोलॉजी के फेवर में बोलने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं, तो उनको लग रहा होगा। अब मैं किसी पे कोई पर्सनल अटैक नहीं करता हूं, किसी को कोई वो अटैक नहीं करता हूं, और रवीश कुमार हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हैं, ईमानदार जर्नलिस्ट हैं। सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि भाई ये जरूरी नहीं है कि जिस आइडियोलॉजी पर आप चल रहे हैं या जिस तरीके पे आप चल रहे हैं उस तरीके पे दूसरा चले। आप एक जर्नलिस्ट है, आप अपना काम कर रहे हैं, दूसरा भी अपना काम कर रहा है। दूसरा अगर आपको बोल दे कि आप गलत काम कर रहे हैं, तो दूसरा ये बोल दे कि आप कांग्रेस की तरफ में है, तो ये ये नहीं है। हर आदमी अपना व्यू लेके चलता है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, मैं मानता हूं जर्नलिस्ट को न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन न्यूट्रलिटी किसी भी सूरत हाल में रवीश कुमार के शो में भी नहीं दिखती है। रवीश कुमार भी बिल्कुल न्यूट्रलिटी से शो नहीं दिखाते हैं। कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तो इनके शो हमने भी देखे थे, और कैसे थे हमें भी पता है। तो इस पर जाना अब और बहुत डीपली अच्छा, जाना नहीं बेकार नहीं, होगा। अगर 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 रवीश कुमार को छोड़ देते, आप भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, आप भी वहां पे काम कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि वहां पर भारत के मीडिया के ऊपर जिस तरीके से एक इंटरनेशनली भी इल्जाम लगता है और एक इंटरनली, रवीश कुमार का चलिए छोड़ दें, राजदीप सरदेसाई ने एक ट्वीट किया, उसके ऊपर कंटेम्प्ट का नोटिस हो गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल, तो नहीं ये कर दिया, जो चीजें होती हैं, तो ये मैं समझना डिनाई कर चाह रहा दिया हूं कि भैया। कितनी, अच्छा, कितनी कितनी आजादी है वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, क्योंकि ट्विटर के ऊपर भी बड़े अकाउंट्स बंद होते हैं, जो बात जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती है वो उस तरीके से टीवी चैनल्स पे नजर नहीं आती जिस तरीके से अपोजिशन को या बाकी चीजों को नजर आना चाहिए कि वो अगेंस्ट कोई एलिगेशंस होता है। तो ये क्या वजह है फिर? नहीं तो क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना पड़ेगा तभी हम लोगों का ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिखेगा? तो क्या हम ये बोल दें कि ये तो 3 फार्म लॉज हैं, ये हमारे काम के नहीं है, या यूजलेस फार्म लॉज हैं? क्या हम ये बोल दें कि नरेंद्र मोदी ने वो इंश्योरेंस दिया है गरीबों को, 1 रुपए में इंश्योरेंस दिया 3 लाख का, वो खराब पॉलिसी है? क्या हम ये बोल दें कि नरेंद्र मोदी ने जो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम विमेन के लिए जो लाया ट्रिपल तलाक का लॉ, वो गलत है? मतलब क्या, मतलब व्हाट डू यू वांट इस फ्रीडम ऑफ नहीं, स्पीच पे मैं एक्सप्रेशन ये के नहीं, नाम पे? मैं डू ये यू नहीं, वांट ये अस टू आपकी ठीक है, आप देखें,
तस्वीर के दो रुख होते हैं, दो साइड्स होती हैं। आप एक रुख भी दिखाते हैं, आप दूसरा रुख भी देखते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो खड़ा होता है, तासुर एक काम मिलता है कि भारत के मीडिया में उसको किसी न किसी तरीके से या तो बागी करार दे दिया जाता है, या पाकिस्तान से लिंक कर दिया जाता है, या तो इसके बाद ये सवालात उठते हैं कि आखिर क्या वजह है। अब देखिए, मसला ये है कि अगर फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हैं, सबसे बड़ा तो एग्जाम्पल भारत के है ना। अब्बास साहब, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने मुझे वीडियो दिखाया एक आदमी के जिसने पूरे इंस्टीट्यूशन पे सवाल या निशान लगा दिया कि मोदीकरण मॉडिफाई, यानी कि पूरा मीडिया मोदी की गोद में बैठा है। उस पे तो आज तक कोई केस नहीं आया। उसी जिसका आपने मुझे वीडियो दिखाया उस पर तो आज तक कोई केस नहीं आया, कभी जेल नहीं गया वो आदमी। इतना मोदी को गाली देने के बाद तो फिर आपको क्या लगता है, इतना मोदी के खिलाफ बोलने के बाद आपको क्या लगता है, मतलब कौन से अगर फार्मर्स प्रोटेस्ट पे हैं तो वो बैठे तो हैं यार 3-4 महीने से, 3 महीने से ऊपर हो गया, तो 3 महीने हो गए। और उसके बाद दूसरी चीज, अगर आप जाकर के ट्रैक्टर चढ़ाना चाहेंगे दिल्ली पुलिस के लोगों पे तो पुलिस एक्शन नहीं लेगी, तो ये आप कौन सी गलतफहमी में भाई, लाहौर समझ रखा है क्या यार, दिल्ली है ये। सही सही सही। कल ट्रैक्टर मार्च एक पाकिस्तान में भी हुआ है रोहित, और वहां पे कोई ऐसी चीज हमने नहीं देखी कि ना तो अच्छा पुलिस वो ने कोई एक मिनट नहीं, मैं बताता हूँ कहाँ देखिए आपने वो जो आपके टीचर्स थे उन पे क्या वो आपके अच्छा, इंटीरियर मिनिस्टर ने बोला कि हमारे पास शेल्स पड़े थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के हाँ, तो इंटीरियर मिनिस्टर ने बोला कि यार शेल्स पड़े थे खाली, पता नहीं था यूज होंगे कि नहीं, तो हमने फेंके। तो क्या हुआ भाई? ठीक है, इंटीरियर मिनिस्टर ने माफी मांगी, उसके बाद अगले दिन ही बयान में आके माफी इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि मैं माफी यार, मांगता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय माफी यार? अच्छा चले अगर माफी मांगने का अच्छा एक मिनट, मोदी अगर एक बार गुजरात में माफी मांग ले तो आप मान जाएंगे? आप माफी तो मंगवाए ना। नहीं, आप पहले बोल दीजिए, मेरी अर्ज सुने। माफी मांगने का मतलब रोहित ये होता है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरे से ये गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ, ठीक है। अगर मोदी, मैं एक सिंपल नहीं मेरा एक मिनट यार, तो सुनिए, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, मोदी अगर आप माफी मांग ले तो आप ये बोलना बंद कर देंगे कि वो मुसलमानों का कातिल है? ये बंद कर देगा अमेरिका? पाकिस्तानी बंद कर देगा? क्या मोदी को सेक्युलर बोलना शुरू कर देगा? अच्छा, अमेरिका नहीं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अमेरिका तो नहीं है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर शेख रशीद ने वहां पर जो अफेक्टिव है अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, अगर वो शेख रशीद को माफ करते हैं तो ठीक है, शेख रशीद ने माफी मांगी है। और इसी तरीके से अगर मोदी को गुजरात के वो मुसलमान जिनके लोगों को मारा गया वो माफ करते हैं तो हम भी माफ है, हमने क्या नहीं, एक मिनट सुनिए। वो अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो टीचर्स जो हैं जिन पे आपने गैस के टीयर गैस मारी वो माफ कर दें तो मान लिया जाएगा, यस, राइट वही है ना। हाँ, तो क्या तहरीक तालिबान ने जिस आदमी को जिन 50,000, 20,000, 5,000, 10,000 आदमियों को मारा है पाकिस्तान में, वो सब माफ कर दे तो आप उसे क्या माफ कर देंगे? उसको टेरर लिस्ट से हटा देंगे? नो, आई वांट एन आंसर। हाँ, उसको टेररिस्ट हटा देंगे? बोलिए। आपको जवाब देता हूँ। आप ये देखिए कि हम मोदी को कहते थे कि मुसलमान का कातिल, आपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलाकर खुद ही उसकी तुलना कर। मैंने मोदी की बात नहीं की, मैं एक मिनट सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैंने एक मिनट, अब्बास साहब इंटरव्यू आप मेरा ले रहे हैं, आपको समझाता हूँ, सुनिए मेरी बात। आपने ये बोला कि शेख राशिद, अगर शेख राशिद को टीचर्स माफ कर दें तो हम माफ कर देंगे, ठीक है। मैंने आपके शेख राशिद को तहरीक तालिबान से मिलाया। मैंने कहा अगर आपके टीचर्स माफ कर दें तो आपके शेख राशिद, एक पूरी बात सुन लीजिए, आप उसको गलत इंटरप्रेट ना करें, आप डोंट बिहेव लाइक पाकिस्तानी मीडिया, ठीक है। आप बिल्कुल ऐसे मीडिया की तरह बिहेव करें जो कि न्यूट्रल, जिस तरीके के मीडिया की आप उम्मीद कर रहे हैं इंडियन मीडिया से, उस तरीके से बिहेव करें। नाउ मैंने ये बोला कि शेख राशिद को अगर आप टीचर्स माफ कर दें तो वो माफ हो गए, एक्सोनरेट हो गए। तो क्या तालिबान के जो जितने लोगों को मारा है तालिबान ने, तहरीक तालिबान ने,
उनको वो अगर माफ कर दे तो वो भी एग्जॉनरेट हो जाएगी, है ना? अच्छा पहले क्या पहली ऐसे बात तो चलता है ये है, पाकिस्तान? मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो बम धमाके करती है और एक गवर्नमेंट जो टीयर गैस फेंकती है, उसकी तुलना कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि फार्मर्स तुलना क्यों प्रोटेस्ट के कर रहा ऊपर, हूं मैं, क्यों कर रहा हूं मैं, क्यों तो कर रहा हूँ, फिर क्यों कर आप रहा हूँ? अपनी तरफ भी तो देखिए ना यार। यही तो नहीं, बात मैं है तो कि अपनी तरफ आपकी, क्यों देखूं? मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं मैं ये अपनी कह एक रहा हूँ कि नहीं नहीं ट्रैक्टर नहीं नहीं देखिए, नहीं, मेरी बात ऐसे सुनिए, नहीं मेरी बात संदीप जी, सुनिए, listen, मेरी बात ऐसे नहीं हो सकता मेरी डार्लिंग, बात ऐसे नहीं है मेरी बात को, सुनिए। मेरी बात सुनिए। हाँ, अच्छा ऐसे नहीं हो बोलिए। सकता। ऐसा है कि देखिए मैं अपनी तरफ तो देखूंगा, लेकिन अगर अगर एक एक बच्चा जो कि 5th में पढ़ रहा है, वो आकर के मुझे बोलना शुरू कर दे, या फिर या कोई आदमी जो कि 5th पास भी नहीं है, वो आके मुझे आकर के बोले तुम पीएचडी नहीं कर पाए यार, अनपढ़ हो, तो नहीं नहीं सुनी जाएगी ना बात। ये भी देखना हाँ, पड़ेगा दूसरे की क्या ये हालत बात है ना? ये तो बात दैट्स आपकी, व्हाट आई अब मैं, वांटेड टू से। हाँ ठीक है, आप यही तो बात है कि भारत जो है वो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक जमहूरी मुल्क होने का दावा करता है। और टाइम्स मैगजीन 2 दिन पहले लिखता है कि अब जो बाइडेन को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी वाकई डेमोक्रेटिक लीडर है भी या नहीं। एनीवे, अरे आप आपके क्या, तालिबान डील को भी तो वो डिसाइड कर रहा है। एक मिनट तो डिसाइड करें, डिसाइड हाँ करें। बढ़िया, भाई तो अफगानिस्तान हम का मामला है, करे, अफगानिस्तान कर का लेना। मामला है। एक मेरी मिनट अर्ज सुनिए सुनिए सुने, सुनिए, मेरी अर्ज यार सुने। एक बात बताओ, ए लो, मैं आपको जब इंटरव्यू में बोला हूँ तब इतना बोलिएगा, आप क्वेश्चन पूछे जवाब सुनिए, समझ गए? अब जहां तक बात ये है कि भाई अगर उसने अगर बाइडेन ने करना है तो करे ना। बाइडेन की लैंग्वेज तो पहले ही चेंज हो चुकी है, इलेक्शन से पहले क्या लैंग्वेज थी, अब क्या लैंग्वेज है, जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। तो वो एक बार कर ही लें, और एक बार आपसे उसके बाद फिर से करेंगे, पाकिस्तान जो खुश हो जाता है। अरे यार पाकिस्तान वो कंट्री है जो मियां खलीफा के ट्वीट पे खुश हो जाता है, वो बाइडेन का नाम लेना शुरू हो गया यार, मतलब ये स्टैंडर्ड तो रखो आप। अच्छा, बाइडेन मियां का नाम खलीफा से मियां मुझे खलीफा। याद आया, मियां खलीफा से मुझे याद आया कि आपने कहा कि दिशा रवि को वो टूल किट जो थी वो ग्रेटा वाली, उसके चक्कर में को ग्रेटा को अरेस्ट करने के लिए भी कोई इंटरपोल से राब्ते या कोई ऐसी बातें चीजें हो रही है क्या? वेट 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 वेट, आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। पाकिस्तान अमेरिका में जमीन आसमान का फर्क है, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम बात करेंगे, उधर एक्शन हो जाएगा, पाकिस्तान में नहीं होता, मुझे ग्रेटा के पता है। साथ मियां उधर खलीफा को भी लाएंगे ना? मियां खलीफा पाकिस्तान मांग तो चुका है कई बार, हो सकता है पाकिस्तान पहले एक्स्ट्राडाइट करा ले, लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट नहीं दिया तो हमारी एक्सेप्ट हो नहीं जाएगी। नहीं, हमने 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 मियां साहब के लिए कल कहा था कि उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, उनको वापस लाए। मियां खलीफा का हमने नहीं कहा, वो आपके मामला है ना, तो आप जब लाएंगे तो हमें बता दीजिएगा। देखिए पाकिस्तान में डिमांड तो बड़ी हाई है मियां खलीफा की, आई डोंट नो बट स्टिल, अच्छा एनीवेज कुछ नहीं होता, आगे वो हम देख लेंगे, हमारी गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना है वो ले लेगी, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अब लेकिन कश्मीर पे चलते हैं रोहित, अब कश्मीर पे चलते हैं क्योंकि डिबेट बढ़ रही है। आज यूरोपीय पार्लियामेंटेरियंस को और यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर्स को लेके गए हैं आपकी भारत सरकार। लेकिन वहां से जो कश्मीरी लीडर्स थे, फारूक अब्दुल्ला का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा, और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनको तक ऐसा एक्सेस नहीं है कि वो भी उनसे मिल सके। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जब तक 370 और 35A वापस नहीं होती, ये मामला ठीक हो नहीं सकते। ये सिर्फ सिलेक्टिव जगहों पे जो उन्होंने डिसाइड की है वहां तक है। इंडिपेंडेंटली तो जो डिमांड करता था, वो कहता था कि मुझे इंडिपेंडेंटली जाइए, उनको तो आपने डिनाई कर दिया। तो अब जो आपकी बात को मान लिया कि जो आप सिलेक्टिव जगह पे लेके जाना चाहते हैं चले जाए, तो आपने एक पूरा ड्रामा क्रिएट करके भारत की सरकार ने वहां पे डिप्लोमेट्स को ले गए। इस पे तो कमेंट कीजिएगा। ये आपकी कश्मीर के लीडर्स कह रहे हैं, जो आपकी साइड पे ऑक्युपाइड कश्मीर में लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स। हाँ, तो हमारे जो लीडर्स हैं वो बोल रहे हैं, अच्छी बात है, राइट, कि इसे इसे ही भी डेमोक्रेसी बोलते हैं, इसे ही फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हैं। और देखो एक चीज कि जो पाकिस्तान बोलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, देखिए आप कितनी है कि हमारे यहाँ कोई भी आदमी कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। अब जहां तक बात यह है कि वो वहां गए और वहां पर जाकर के वो हजरत बल गए हैं, वो लोग वहां बडगाम में एक गवर्नमेंट कॉलेज गए हैं जहां पे उन्होंने लोगों से इंटरेक्शन किया है। वो लोग श्रीनगर के मेयर जुनैद मट्टू से मिले हैं। फिर उसके बाद बडगाम के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन नजीर अहमद खान से मीटिंग हुई है उनकी। सबने मीटिंग को अच्छा बताया, उन्होंने ये बोला अभी हम 1 महीना ही हुआ है, हम लोग इलेक्ट होके आए हैं, कोरोना की वजह से ये नहीं हो पा रहा था, ये यूरोपियन यूनियन के जो दौरा था वो नहीं हो पाया, ट्रिप नहीं हो पाया।
हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं किस स्टेट में, और दोनों ने इनफैक्ट जितने भी, और इन्होंने बहुत सारे डीडीसी जो अभी इलेक्शंस हुए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, उनके बहुत सारे मेंबर्स से मीटिंग की। यही नहीं कि सिर्फ श्रीनगर, बडगाम तक गए, बाहर तक। अब ये जो मीटिंग्स हो रही हैं यूरोपियन यूनियन के, ये यूरोपियन यूनियन के नहीं है, ये इसमें बांग्लादेश भी है, इसमें अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं, ये सारे वर्ल्ड के मिले जुले कंट्रीज हैं। इस पूरी मीटिंग्स के बाद हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, अभी उन्होंने ब्रीफिंग डायरेक्ट दी है। अब डायरेक्ट देने के बाद लोग से मिल रहे हैं। एक चीज बहुत क्लियर है कि कश्मीर में नॉर्मलसी आ गई है और हमारे इलेक्शंस होने शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान को जलन होनी चाहिए, मुझे पता है होगी भी। कई बार ऐसा होता है कि वो लोग सोचते हैं कि यार हमारी दीवार भले ही गिर जाए, पड़ोसी की बकरी मरनी चाहिए। तो इसमें चिंता की बात नहीं ठीक है। है, अच्छा वो ठीक है। आएंगे अच्छा मुझे वापस, ये तो आगे बताइए जी। कल वो लोग जम्मू में हैं, जहां वो जहां वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मीटिंग करेंगे, और उसके बाद दिल्ली आएंगे वो, और यहाँ पर आकर के वो बता देंगे, कोई वो हमारे एम्प्लॉयज तो है नहीं अच्छा ना, वो हमारे अच्छा, इलेक्टेड बिल्कुल आदमी ठीक हैं, है, वो आगे बिल्कुल बता ठीक है। देंगे। क्या वो डिप्लोमेट्स जिन्होंने ये कहा था कि भाई हमें ओपनली इजाजत दीजिए कि हम जिससे चाहे मिल सकें, आपने ये कहा कि सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से ओपनली इजाजत नहीं मिल सकती, लेकिन उन्होंने कहा और वो नहीं गए इस डेलीगेशंस में, क्या मुस्तकबिल में, फ्यूचर में आप ऐसा इंडिपेंडेंटली कि जो जाना चाहे सबके लिए ओपन हो, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? ये बात मैं ही नहीं, दूसरी तरफ से भी बोली जा चुकी, यानी कि गवर्नमेंट की साइड से भी बोली जा चुकी है। कश्मीर फ्री है, कश्मीर में लोग जा रहे हैं, फ्लाइट्स जा रही हैं। हमारे डेलीगेशन में जाना है, आप हमारे साथ जाइए। अपने आप इंडिविजुअल जाना है, आप अपनी मर्जी से जाइए, आपकी सिक्योरिटी रिस्क। हम बहुत टाइम से बोलते आए हैं कि पाकिस्तान वहां पे टेररिज्म कराता है, वहां पे ब्लास्ट होते हैं। पुलवामा सबके सामने है, और पुलवामा पे मिनिस्टर का स्टेटमेंट सबके सामने है। अब किसी अगर यूरोपियन यूनियन के मेंबर को, या यूरोपियन यूनियन के किसी डेलीगेशन को, या यूरोपियन यूनियन के किसी हाई कमिश्नर को, या किसी एम्बेसडर को वो अपना इंडिपेंडेंट लेने जाना है, तो ही कैन गो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। और अच्छा गवर्नमेंट की जो अच्छा, सिक्योरिटी मुझे नहीं ये होती उसके साथ, बताइए, आपने वो अपनी बिल्कुल मर्जी बता से दिया। चला जाए ना, क्या कौन मना ठीक कर रहा है। ठीक है, अपनी मर्जी से सब जा सकते हैं आपके बको। क्या वी वॉन क्रेजी लाइक क्रेजी पुलवामा के बाद जिस तरीके से हुआ, आपने कहा पुलवामा हुआ, अभी 2 दिन गुजरे हैं, पुलवामा की एनिवर्सरी थी अटैक की। पाकिस्तान ने उस समय भी कहा था और इमरान खान ने बाद में भी कहा कि हमने उनको कहा था कि हम इसमें नहीं है, लेकिन आपने नहीं माना। अब फवाद चौधरी। कश्मीर के, आप नहीं, फवाद चौधरी तो आपके चैनल्स पे बैठ के कह चुका है, वो बड़ी डिटेल से आपके चैनल, एक भारत का चैनल है आज तक, उसके ऊपर बैठ के उसने पूरा इंटरव्यू दिया था और उसने खुद बैठ के एक्सप्लेन किया था और बड़े धीमे अंदाज में एक्सप्लेन किया था। अच्छा, सवाल मेरा ये अरे बनता है रोहित, सवाल ये है कि कश्मीर के जो रहने वाले वहां के लोकल लीडर्स हैं, उनसे भी कोई बातचीत का रास्ता खोल रहे हैं ये कि आप जो बाहर से लोगों को ये ला के जो करेंगे? ये जो डीडीसी मैंने आपको बताया था, बडगाम के निसार अहमद खान, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन, ये नहीं, जो कहां से ये वहां की बड़ी पार्टीज थी वो कहाँ गई? महबूबा मुफ्ती, सुन लीजिए, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, बाकी लोग, सुन लीजिए, वो क्या भारतीय नहीं रहे क्या? सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ, सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन लीजिए। पहली चीज, आपने लोकल लेवल पे बोला, तो लोकल लेवल पे डीडीसी का बडगाम का जो चेयर, डिस्ट्रिक्ट लेवल चेयरमैन और मेयर ऑफ श्रीनगर, ये लोकल है कि नहीं है ना? ओके। इसके बाद अगर आप बोल रहे हैं कि बड़े लीडर से मीटिंग कराएं, तो हम बड़े लीडर से बड़े आराम से मीटिंग करा देंगे। जब बातचीत की बात होगी हम करा देंगे। भाई फारूक अब्दुल्ला जो अभी स्टेटमेंट जिन्होंने दिया है ना, आप ही स्टेटमेंट उनका बता रहे थे, मुझे अभी तक कोई स्टेटमेंट ऐसा दिखा नहीं। कश्मीर वाला एक श्रीनगर का अखबार है और वेबसाइट भी है, उसके ऊपर उनके यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, ग्रेटर कश्मीर के ऊपर भी पड़ा हुआ राइट राइट राइट। तो फारूक अब्दुल्ला जो है वो दिल्ली आते हैं ना, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है ना यार, लोकसभा के मेंबर हैं, पार्लियामेंट में आके बैठते हैं वो, ठीक है? तो वो क्यों नहीं चले जाते? ये यूरोपियन यूनियन की एम्बेसी कहाँ है? दिल्ली में है यार, कोई रोका किसी ने उन्हें? वो जाके मिल लें, वो जाकर के ठीक यूके है। की एम्बेसी,
भाई यूके की एम्बेसी में मिलने ना वो, या वो फ्रांस की एम्बेसी में मिलने। चले चले, वक्त मेरा ख्याल है कि हमारा खत्म हो गया रोहित। यानी कि आपकी सरकार नहीं मिलवाएंगी, खुद मिलना चाहे तो मिल ले, हम आपकी सरकार क्यों हमारी सरकार अरेंजमेंट करें कि देखो, वहां पे जा रहे नहीं नहीं, हमारी गवर्नमेंट हमेशा से करती रही है, ये तीसरा ट्रिप है, पहला नहीं है, तीसरा है। तीसरे ट्रिप में मतलब कुछ, तीसरा ट्रिप कुछ होता है, ऐसे नहीं होता भाई। पहला गया, दूसरा गया, तीसरा गया, तो नॉर्मल सी इज देयर। अब 5 आदमी हैं? कुछ बोलना शुरू कर दे, राइट टू फ्रीडम ऑफ, अगर आप ऐसे ही अगर आप बात सुनते रहे फारूक अब्दुल्ला की, तो मैं नवाज शरीफ को कोट करूंगा कि आपका प्राइम मिनिस्टर पपेट प्राइम मिनिस्टर है, मान लेंगे आप? कर दे, कर दे, बिल्कुल कहता है, आप हम भी मानेंगे कहते कि हैं, नहीं? यहाँ पे चलता है, उनका स्टेटमेंट पूरा चलता है। देखिए, नहीं नहीं, पॉलिटिकल लीडर का स्टेटमेंट तो मानेंगे, होता है ना, और उसके ऊपर ठीक जो है। रिस्पॉन्स, वो नवाज शरीफ का स्टेटमेंट जो है वो पॉलिटिकल लीडर, नवाज शरीफ ही नहीं, खाली इमरान, बिलावल भी कहता है, मरियम भी कहती है, रोज जल से करते हैं, चलता है सब कुछ। हाँ तो नहीं, आप मानते हैं कि नहीं, क्या गवर्नमेंट उसको नहीं, मानती मैं है? नहीं मैं उसके मानती ना, ऊपर अपनी ठीक राय दे सकता ठीक। हूँ, गवर्नमेंट नहीं तो नहीं नहीं अपनी नहीं राय नहीं नहीं, देती है, मैम, मैं अपनी आप हो ओपिनियन दे कौन? सकता हूँ अरे कि अरे यार, नवाज शरीफ एक ने, मिनट, हाँ, मैं एक इसीलिए एक कह रहा हूँ मिनट। कि मैं, क्योंकि अरे यार, गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, तो मैं एक एज ए पाकिस्तानी राय दे सकता अब्बास साहब, आपकी राय पूछ कौन रहा है? आप एक जर्नलिस्ट हो, आप इलेक्टेड हूँ। हो, यस, आप प्राइम मिनिस्टर हो, यस, नहीं हो ना? बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या उसको जो स्टेटमेंट बिलावल ने दिया, क्या उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मान लेती है क्या? तो हमारे यार फारूक अब्दुल्ला ने जो स्टेटमेंट दिया, उस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी? ठीक हो गया। अच्छा रोहित, बहुत शुक्रिया, वक्त क्योंकि खत्म हो चुका है, और नेक्स्ट डिबेट में अगले हफ्ते दोबारा आपको तकलीफ देंगे, और पाकिस्तान और भारत टाकरा के हवाले से बातचीत दोबारा चलती रहेगी। और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई आपसे, और आज माशाल्लाह से मैचिंग शर्ट्स भी थी, बॉर्डर के दोनों साइडों पे हम बैठे थे, और पता नहीं ये हमने नाजरीन वैसे डिसाइड करके नहीं पहनी, कोई ऐसा मैसेज देने के लिए कि कोई वैलेंटाइंस डे भी नहीं है कि हम एक ऐसा मैसेज दें, तो ये वैसे ही इतफाक से हो गया कि हमने एक ही कलर की शर्ट्स पहनी है। तो रोहित, इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में नाजरीन दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।